डाइस इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको ये लेक्चर्स जो भी इस समय हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप जाएंगे जब डाइस इंस्टीट्यूट, ये आपको दिख रहा होगा डिवोटेड इंस्टीट्यूट फॉर करियर एजुकेशन, तो आप बस डाइस इंस्टीट्यूट लिख दीजिएगा, इट्स DICE, ठीक है। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर ओनली, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है DICE, डाइस इंस्टीट्यूट, ठीक। बस आप डाइस डाल दोगे, डाइस इंस्टीट्यूट, तो भी आ जाएगा। वहाँ पर 9th क्लास के आपके लेक्चर्स, ठीक है, 10th क्लास के आपके लेक्चर्स अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो गए हैं अपलोड होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज कुछ थोड़ी सी अलग चीजें भी देखेंगे, जरूरी है क्योंकि वो देखना, ठीक है, तो उन पे बात करते हैं। हमने न्यूटन के लॉ पे बात करी थी, ठीक है। अब सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, कोई अगर डाउट हो तो फिर म्यूट करके चीजों को पूछेंगे, ठीक है। जब हम न्यूटन के, अच्छा न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आप देख चुके हो बेटा, सभी को क्लियर था आई गेस, एक बार अनम्यूट करके बता दो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर था, ठीक है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो कुछ बातें थी, हाँ जी, वो आपको ध्यान रखनी थी, वो आप ध्यान रखिएगा। लाइक एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूवमेंट होना जरूरी है, एक स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट होना जरूरी है ना। ये सब कुछ जो चीजें हैं न्यूटन के लॉ की वो होना जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो फिर न्यूटन का लॉ जो है वो फिर वहां पे फेल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आप किस मूवमेंट के लिए करते हो, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मूवमेंट के लिए, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, और टाइप्स ऑफ मोशन में न्यूटन के सेकंड लॉ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो न्यूटन का सेकंड लॉ, हालांकि मैं इस पे आपको कुछ और बातें भी बाद में धीरे धीरे जब आपका थोड़ा सा लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि चीजों को मैं आपको डेरिवेटिव फॉर्म में भी समझा सकूं, तो फिर मैं आपको यही न्यूटन का लॉ डेरिवेटिव फॉर्म में भी समझाऊंगा, ठीक है, कि डेरिवेटिव फॉर्म से ये कैसे F=ma आता है। अभी फिलहाल के लिए कुछ बातें समझते हैं जो आज की क्लास के लिए जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज अ quantitative description of the changes that a force can produce on the motion of a body। अब एक बात बताइए, न्यूटन का जब आपने पहला लॉ पढ़ा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, सॉरी, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन, ठीक है, अंडर द constant speed in a straight path, so it will remain in the same condition, okay, or it will remain in the same condition of rest or motion unless and until any external force is applied over it, है ना। ये तो था एक तरह से, अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें कि बेटा, जस्ट अ मिनट, हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपने देखा था कि जो न्यूटन का बेटा फर्स्ट लॉ था, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में, मतलब अगर रुकी हुई है, या फिर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है किसी कांस्टेंट स्पीड से किसी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो ऐसी कंडीशन में वो बॉडी रुकी रहेगी या फिर वो बॉडी मूवमेंट में रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई आप उसके ऊपर कोई बाहर का जो कोई फोर्स है, कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है वो आप लगाकर उस रुकी हुई बॉडी को चलाना दो या फिर चलती हुई बॉडी को रोकना दो। तो इस पूरी न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या आपने कहीं पर भी कुछ ऐसा सोचा कि कोई मैथमेटिकल टर्म इंक्लूड हुआ? बताइए, कहीं पे बेटा कोई मैथमेटिकल टर्म की हमने बात करी कहीं पर भी कि मतलब कोई वेरिएबल की बात आ रही हो, लाइक फोर्स, मतलब कुछ जैसे अगर हम बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो जो न्यूटन का आप सेकंड लॉ देखते हो बेटा, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या है कि बोला जा रहा है कि इट इज अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने सिर्फ फोर्स की बात करी थी और कुछ भी नहीं, है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने सिर्फ फोर्स की बात करी थी, और वो भी फोर्स के साथ साथ इनर्शिया की बात हुई थी, अगर आपको याद हो तो,
है ना। मैंने आपको इनर्शिया बताया था। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो ये चाहेगी कि मैं रुकी रहूं, और अगर कोई बॉडी बेटा मूव कर रही है तो वो बॉडी चाहेगी कि मैं मूव करती रहूं। इसी प्रॉपर्टी को तो हमने इनर्शिया बोला था, याद है? बताइए। यस सर। चलिए कोई नहीं, एक बार मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। ये देखो, हमने जब लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करी थी तो हमने वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया की भी बेटा बात करी थी। और लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने बहुत सारी बातें देखी कि इनर्शिया के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो किसने बताया था? गैलीलियो गैलीली ने बताया था। उसके बाद फिर रेने साहब थे, वो भी आ गए, तो इन्होंने और ज्यादा इनर्शिया को क्या करा? डिफाइन करा। लेकिन जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने इनर्शिया के लॉ को तो डिफाइन करा ही करा, साथ ही साथ में जो कमियां गैलीलियो के लॉ में रह गई थी। देखो, गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में तो बताया कि इनर्शिया नाम की कोई एक प्रॉपर्टी होती है मैटर्स के अंदर, ठीक है, चाहे वो मैटर एक मूविंग कंडीशन में हो या फिर स्टेशनरी कंडीशन में हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर की ये कंडीशंस होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की कंडीशन होती है कि इनर्शिया उसके पास होगा। लेकिन इनर्शिया ही सिर्फ बता देना फर्स्ट लॉ नहीं था, बल्कि इस बात को भी बताना जरूरी था कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, ठीक है, चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रुकी हुई को चलाना दिया जाए या फिर चलती हुई को रोकना दिया जाए। तो ये सारी की सारी बातों को वेल डिफाइन किसने करा? न्यूटन ने। और इतना ही नहीं, न्यूटन ने वो 2 पॉइंट्स भी ऐड करे जो कि जरूरी थे कि ये चीजें कांस्टेंट स्पीड और एक स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि अगर मेरी स्पीड जो है कार की वो 50 किलोमीटर पर आवर है और जब तक मैं कार चलाऊंगा मेरी स्पीड 50 ही रहनी चाहिए, तब तो मेरे न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है। लेकिन अगर मेरी स्पीड 50, कभी 40, कभी 30, कभी 80, कभी 60 अगर ऐसे हो रही है तो बेटा मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी थी इनर्शिया, तो जरा एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार ये इनर्शिया क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर लास्ट क्लास में नहीं हुआ तो अभी इनर्शिया देख लीजिए फिर से। प्लीज बेटा ये सब मत करो, जिसने भी करा है, गंदी बात जी। आगे बढ़ते हैं, इनर्शिया को समझते हैं। इनर्शिया एक्चुअली में है क्या? देखिए, इनर्शिया की एक डेफिनेशन है और बेटा ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछी गई है, तो ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि बाय डेफिनेशन इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेटा एक नेचुरल टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी है तो किसकी टेंडेंसी होगी? ऑफ कोर्स किसी ना किसी बॉडी की या किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी। तो इनर्शिया जो है बेटा वो किसी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि नेचुरल है। नेचुरल का मतलब अपने आप होती है, नेचर की देन है उसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इनर्शिया कहता है कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी है या एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो it wants to remain at rest. If a body is at rest, then that particular body remains to be in rest. ठीक है, या फिर if a body is moving at a constant speed, ठीक है, along a straight line, then that particular body remains to be in the straight line path with a constant speed. तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इनर्शिया कहते हैं। अगर मैं सीधी सीधी हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो बॉडी चाहेगी कि मैं हमेशा रुकी रहूं, और अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है तो वो बॉडी चाहेगी कि उसी कांस्टेंट स्पीड से बेटा उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे वो मूव करती रहे। आ रहा समझ में? अनलेस एंड अनटिल कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगा दिया जाए। तो जब ये अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स की बात हुई ना बेटा, बस यही बात न्यूटन ने ऐड कर दी थी। समझो, इनर्शिया ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बेटा गैलीलियो ने दे दी। समझ में आ रहा है? आगे जाके रेने साहब ने इसको और डिफाइन कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज क्या अधूरी आपको दिख रही है कि भाई ये चीजें जो है वो ऐसे के ऐसे रहेंगी, लेकिन अगर इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। बस ये एक्सटर्नल फोर्स वाली बात किसने वो ऐड कर दी थी? न्यूटन ने ऐड कर दी थी। इसलिए मोशन के जो लॉज है वो किसके नाम पे हैं? न्यूटन के नाम। अभी समझ में आ रहा है आपको? बताइए। आपके सामने अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप कभी घर से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारे स्टोन्स दिखते हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह पड़े हुए दिखते हैं आपको जमीन के किसी रोड के किसी तरफ। तो अगर वो पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर पता क्या चाहेगा? भले वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो नॉन लिविंग है, नहीं वो कुछ सोच पाएगा, लेकिन फिर भी हम ये क्या बोलेंगे?
हम ये बोलेंगे कि फिजिक्स के चलते हुए, फिजिक्स के एप्लीकेशंस के अंडर में अगर हम बात करें तो वो पत्थर अगर रुका हुआ है तो वो पत्थर चाहेगा कि वो स्टिल द स्टोन वांट्स टू बी एट रेस्ट। ठीक है, वो पत्थर चाहेगा कि मैं क्या रहूं, हमेशा रेस्ट में रहूं। और अगर कोई बॉडी आपको लग रही है कि मूवमेंट कर रही है वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो फिर वो बॉडी चाहेगी कि मैं हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहूं। तो बेटा यही बस इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, इनर्शिया को। ठीक है, नाउ एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके बेटा, यस सर। यस सर। तो अब जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं इनर्शिया के, हालांकि कुछ आपको आगे चल के भी क्लास 10th में कुछ चीजें आपको मिलेंगी, क्लास 11th में आपको जो एंगुलर रोटेशन है उस पे बात करेंगे हम। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पे बात करोगे, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लास 11th की फिजिक्स में है, तो उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जरा एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको, इनर्शिया एक्चुअली में है क्या। ठीक है, आपके सामने एक बहुत बेहतर एग्जांपल, समझ पा रहे हैं? आपने देखा होगा कि कई बार जब हम कुछ जादू वगैरह, कोई मैजिक शोज वगैरह देखने जाते थे, तो वहां पर एक टेबल के ऊपर अगर ये जो आपके सामने ये दिख रहा है कि ये पर्सन ने क्या करा है, इस पर्सन के हाथ में ये एक मैट टाइप की शीट है, या कह लीजिए कि कॉटन की कोई शीट है या कोई कपड़ा टाइप्स का है। तो ये क्या था, ये पहले कपड़ा इस टेबल के ऊपर रखा हुआ था, और उस टेबल के ऊपर बेटा ये कपड़े के ऊपर क्या क्या था, कोई यहाँ पे प्लेट भी रखी हुई थी, कोई ग्लास भी रखा हुआ था, कोई कैंडल भी जल रही थी। लेकिन इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन को पता था, ये पर्सन फिजिक्स के बारे में नॉलेज रखता था। ठीक है, भले ये न्यूटन नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में नॉलेज थी, और इसको पता था कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट बेटा रखे हुए हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट को जब इसने ऑब्जर्व करा तो इसने देखा कि ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। और अगर ये तीनों रेस्ट की कंडीशन में है तो ये तीनों चाहेंगे कि ये हमेशा रेस्ट की कंडीशन में रहें, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर देम। समझ में आया? तो जब ये तीनों चीजें रेस्ट में है तो बेटा ये पर्सन को जानता था ये बात, तो इसने क्या करा, इसने एट रैंडम ये कपड़ा जो था पकड़ के एकदम से खींच दिया ऐसे। तो जैसे ही इसने ये कपड़ा खींचा तो भी एक तीनों की तीनों जो चीजें थी वो ऐसी की ऐसी ही रही, क्योंकि विद इन माइक्रो सेकेंड, शायद उससे भी कम टाइम में ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया कपड़े को टेबल से हटाने वाला। और उतना टाइम इनके पास नहीं था कि इनको ये फील हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर अप्लाई हुआ है ताकि ये मूवमेंट में आ पाए। हुआ ही नहीं, जैसे ही खत्म हुआ तुरंत फोर्स था ही नहीं। ठीक है, तो इनको कुछ लगा ही नहीं, तो वो स्टिल ऐसे की ऐसे ही है। देख पा रहे हो आप? बताओ बेटा। सर। यस सर। So objects at rest tend to remain at rest. This is what? This is the property of inertia. Yeah. जी बेटा, आया समझ में? सर। जी बेटा बताओ। सर कैंडल रेस्ट में है, मोशन में है? बेटा रेस्ट में है, ये सब टेबल के ऊपर रखा हुआ है। सर जल रही है। हाँ, कैंडल जल रही है, कैंडल के जलने से क्या हुआ? कैंडल के जलने से बेटा कोई वो नहीं है। कैंडल की ये देखो ना, कैंडल रेस्ट में है, टेबल के रिस्पेक्ट में कैंडल मूव नहीं कर रही, तो कैंडल रेस्ट में है। भले जल रही हो तो क्या हुआ? अब मान लो कि मैं टेबल के ऊपर ग्लास खाली रख दूं या फिर शैंपेन से भरा ग्लास रख दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है? ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इनके वेट के ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा। ठीक है, बस ये हो कि ये प्रोसेस तब सक्सेसफुली हो जाएगा, बस ये कि कपड़ा ये हट जाए। इस कपड़े को हटने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इन ऑब्जेक्ट्स के पास टाइम होगा कि ये अपने मूवमेंट में आ जाए। ठीक है, लाइक ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हिल सकते हैं मेरे ख्याल से कैंडल, लेकिन उतना टाइम ही नहीं था। और हल्की चीजों के साथ ही ये फिनोमेना करते हैं वैसे यूजुअली। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक और एग्जांपल बेटा आपके सामने, आपको दिख रहा होगा कि इस ग्लास के ऊपर हमने यहाँ पे एक कॉइन को रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको एक ये शीट ऑफ पेपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस पर्सन के हाथ था यहाँ पर, और ये पर्सन भी फिजिक्स के बारे में नॉलेज रखता था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसको अच्छे से आता था। तो उसने क्या करा, इसने बहुत तेजी इसके ऊपर एक इस तरह से क्या करा, फोर्स अप्लाई करा। तो जैसे इसने फोर्स अप्लाई करा तो तुरंत ये कॉइन जो था, इस कॉइन के पास इतना टाइम ही नहीं था कि ये कहीं इस शीट के साथ कहीं आगे जाके गिर जाए, ग्लास के आउट ऑफ साइड द ग्लास कहीं गिर जाए। इसको पता ही नहीं लगा, इतनी तेजी ये प्रोसेस हुआ कि ये जो सिक्का था इसे कुछ समझ में ही नहीं आया। और ये सिक्के की जो प्रॉपर्टी थी कौन सी वाली, इनर्शिया वाली, क्योंकि ये सिक्का अभी रेस्ट में है, तो ये सिक्का क्या चाहेगा कि इट वांट्स टू बी स्टिल रिमेन एट रेस्ट। तो अगर ऐसी बात है तो बेटा ये सिक्का क्या होगा? अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये नीचे से ये हट जाएगा तो अब हवा में तो सिक्का रहेगा नहीं, तो सिक्का कहाँ आ जाएगा? ग्लास में। आगे समझ में? यस सर। तो बेटा ये क्या है, ये आपकी एक्चुअली में इनर्शिया का एग्जांपल है।
फिर देखिए यहाँ पर कई सारे बॉल्स जो हैं बेटा वो एक ट्रॉली में रखे हुए थे जिसमें कई सारे व्हील्स लगे हैं, ठीक है। अब ये ऊपर जब आपको दिख रहा है तो ये व्हील्स ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पर इस ट्रॉली को किसी इंक्लाइंड पाथ से यहाँ पर चलाना शुरू करा या कह लीजिए पुश कर दिया, तो क्योंकि व्हील्स लगे हैं तो अब ये नीचे की तरफ मूव करेगी ट्रॉली। तो जब ये ट्रॉली नीचे की तरफ मूव कर रही थी तो क्या था, ये ट्रॉली चाहेगी कि भाई ये क्या करे, द टेंडेंसी प्रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये तब तक बॉल्स बेटा नहीं गिरेंगे, ध्यान से सुनना, जब तक ये बॉडी मूवमेंट में रहेगी ना ये सारे के सारे बॉल्स गिर ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही बेटा ये जो आपको ट्रॉली दिख रही है, जब वो किसी यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्स्टिकल है, कोई हिंड्रेंस है यहाँ पर, या कोई दूसरा यहाँ पर आप कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये जो मूविंग ट्रॉली नीचे आ रही थी, तो न्यूटन के गैलीलियो के इनर्शिया की लॉ की वजह से अगर मैं बात करूं तो ये ट्रॉली क्योंकि मोशन में है तो ये ट्रॉली चाहेगी कि मैं हमेशा मोशन में रहूं। लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा पॉइंट आया जब ये ट्रॉली को यहाँ पे रुकना पड़ा, बिकॉज इसके सामने कुछ हिंड्रेंसेस आए, कुछ ऑब्स्टिकल्स इसने फेस करे। तो जैसे ही ये कैसे रेस्ट की कंडीशन में आई, कहाँ से, जैसे ही बेटा ये मोशन से रेस्ट की कंडीशन में आई तो वो सारे के सारे जो बॉल्स थे, ठीक है, उसमें से कुछ जो बॉल्स जो कि चार, भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको उस एग्जांपल दिया था कि अगर मैं ट्रेन में बैठा हुआ और ट्रेन की स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर है, तो बेटा अगर मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ तो मेरी स्पीड भी कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप खुद सोचो जब ये ट्रॉली बेटा नीचे की तरफ मूव कर रही है और मान ले कि ट्रॉली की जो स्पीड रही होगी उस समय 30 kmph रही होगी, मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो बेटा उस ट्रॉली पे जितनी बॉल्स रखी हुई हैं, भले वो बॉल्स आपको देखने में स्टेशनरी लग रही हैं, लेकिन क्या वो बॉल स्टेशनरी हैं? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो ट्रॉली की स्पीड के साथ ही बेटा मूव कर रही है। समझ में आ रहा है? तो अब ये सब क्या चाहेंगी बॉल, ये बॉल चाहेंगी कि हम ट्रॉली के साथ मोशन में रहते। लेकिन बेटा जब यहाँ पर आके ट्रॉली रुक गई, तो जब ट्रॉली रुकी है तो फिर मोशन अल्टीमेटली किस में आया है, रेस्ट में आया है। तो जब रेस्ट में आया है तो एकदम से धक्का लगा, बॉल्स बेटा गिर के नीचे आ गई। समझ में आया? क्लियर है? आप खुद सोचो, देखो जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, आगे आते हैं, जब हम गाड़ी को बेटा कार को ड्राइव करते हैं तो आप देखो ये पर्सन नॉर्मल जो है कार को ड्राइव कर रहा है, और अगर ये पर्सन कार को ड्राइव कर रहा है तो हमने मान लिया बेटा कि उस समय पे जो कार की स्पीड है ना, दैट इज लेट्स से 40 kmph यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसी स्पीड पे कार चल रही है और उस कार के अंदर बेटा अगर ये पर्सन बैठा भी हुआ है, तो अगर ये पर्सन कार पे बैठा है तो बताइए इस पर्सन की स्पीड क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी से। 40 kmph, मैं कह सकता हूं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 kmph हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा एकदम से सडनली दिस पर्सन फेस्ड सर्टेन ऑब्स्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, इस पर्सन ने कुछ ऑब्स्टिकल्स अपने सामने फेस करे। सो एट रैंडम व्हाट ही डिड, ही सिंपली अप्लाइड ऑल द ब्रेक्स, ठीक है, इसने कुछ ब्रेक्स को अप्लाई करा, नीचे जो ब्रेक्स होती हैं, और जैसे इसने ब्रेक्स को अप्लाई करा तो बेटा कार जो मोशन में चल रही थी वो एकदम से किस में आ गई, रेस्ट में। आ गई। लेकिन मुझे प्लीज बताइए इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है कि अगर कार मोशन में थी तो कार स्टिल वांट्स टू रिमेन इन मोशन, कार हमेशा क्या चाहेगी कि मैं हमेशा किस में रहूं बेटा, मोशन में रहूं। तो अगर कार मोशन में रहना चाहती है तो बेटा ये पर्सन भी क्या चाहेगा कि मैं मोशन में रहूं। लेकिन क्योंकि बेटा फोर्स अप्लाई हो चुका है, अब यहीं पे न्यूटन का लॉ हो गया, जैसे ये ब्रेक्स आपने लगाए, सो ब्रेक्स आर व्हाट, ब्रेक्स आर काइंड ऑफ अ फोर्स ना, व्हिच आर बीइंग एप्लीकेबल ऑन द कार। तो जैसे ही बेटा आपने ये फोर्स को अप्लाई करा तो कार एकदम से रुकी, और जब कार रुकती है तो ये एकदम से आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी से प्रेशर कार के ऊपर लगता है, हो सकता है कि टायर की स्किटिंग की आवाज भी आती है कई बार अगर एकदम से आप ब्रेक को मारते हो। और बेटा जब ब्रेक को मारते हो तो ये पर्सन जो था, ये पर्सन कहाँ उठ के आता है, आगे की तरफ उठ के जाता है। ये आगे की तरफ क्यों गया, क्योंकि इसकी बॉडी जो थी वो चाह रही थी कि वो क्या रहे, वो इनर्शिया में रहे, यानी कि वो स्टिल मोशन में रहे। लेकिन बेटा जब ये एकदम से इसने ब्रेक लगाई और ये जैसे ही रेस्ट में आया तो अब इसकी बॉडी भी क्या हो गई, एकदम से आगे आ गई, रेस्ट की कंडीशन में आने की वजह से। अब ये पर्सन रेस्ट में है। वो अलग बात है कि इसने सीट बेल्ट बांध रखी है तो इसको चोट नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आगे जरूर आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Because of inertia you feel jerk when brakes are applied. तो ये jerk था बेटा, ये जो पर्सन आगे उठ के गया, this is what, this is kind of a jerk that this person will feel whenever he is going to apply brakes. ठीक है, आगे बढ़े।
देखिए अब यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है बेटा, बस जा रही थी, ठीक है, एकदम से जब ये बस जा रही थी इसमें कई सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे, तो जैसे ही इस ड्राइवर ने, बेटा इस ड्राइवर को क्या हुआ, अभी तक ये बस देखो यहाँ पे रेड लाइट थी तो ये बस रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही बेटा लाइट ग्रीन होती है, तो जैसे ही लाइट ग्रीन होती है ये ड्राइवर, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब रेड लाइट थी तो ये बॉडी किस में थी, ये रेस्ट में थी, ये जो बस थी मूव नहीं कर रही थी, ठीक है, तो जब बस की स्पीड 0 है तो अंदर बैठे हुए हर पर्सन की स्पीड भी क्या है, 0 है बेटा। तो अगर ऐसा है तो अब ये बस की जो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है, वो ये चाहेगी कि ये बस हमेशा क्या रहे, रेस्ट में रहे, और ऐसे के ऐसे जो आपको पर्सन अंदर दिख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन जैसे ही बेटा ग्रीन सिग्नल हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, तो जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो आगे जब बढ़ाएंगे तो फिर ये पर्सन जो है, देखो जो अभी रेस्ट की कंडीशन में है ना, लेकिन जैसे ही ये पर्सन रेस्ट की कंडीशन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारे के सारे बंदे कहाँ जाके गिरेंगे, पीछे की तरफ जाके झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉडी रेस्ट में थी अब वो बॉडी मूवमेंट में आ चुकी है, मोशन में आ चुकी है, तो वो सारे के सारे जो पर्सन्स अंदर बैठे हैं बेटा वो भी मोशन में तो आएंगे ना, तो इसलिए मोशन में आने की वजह से वो सारे के सारे लोग पीछे की तरफ झुकेंगे, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी जो आपने ये पहले वाला एग्जांपल देखा था उसमें जब हमने ब्रेक लगाई तो जर्क तो यहाँ पर भी है, ठीक है, ये जर्क, ये जो फोर्स है जर्क वाला ये यहाँ पर भी है, लेकिन जब ब्रेक लगाया तो आप आगे की तरफ जाओगे, लेकिन जब आप ब्रेक ना लगा के बल्कि क्या करो, जबकि कार को मूवमेंट में लाओगे तो फिर क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन है बेटा आप पीछे की तरफ जाओगे। आ रहा समझ में? जैसे ये सारे के सारे पीछे की तरफ आपको हल्के हल्के इंक्लाइंड दिख रहे होंगे, ठीक है। यस सर। So this is actually the property of inertia. Hopefully you all be getting all this. बताइए, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। इनर्शिया के बारे में बेटा हो सकता है हालांकि ये सारी की सारी चीजें अब आपके 11th स्टैंडर्ड की हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स इंक्लूड कर लिए हैं ताकि ऐसा ना हो कभी मान लीजिए कुछ पेपर आपका टफ बनाना सोचे टीचर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर्स के मन में एक बात आती है कि मैं पेपर को ना थोड़ा ऐसा बना दूं कि कोई भी बच्चा सॉल्व ना कर पाए अगर उसको कभी पेपर टफ बनाना है, तो क्योंकि ये इनर्शिया का जो टॉपिक है ये आप 11th क्लास में भी एक बार फिर से पढ़ेंगे, तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि एक आध जो 2 पॉइंट्स है वो मैं अगर आपको बता दूं तो शायद आप कंफर्टेबल फील करेंगे अगर कभी कुछ पेपर में कुछ हल्की से आपको हार्ड चीजें फेस हो रही हो तो। देख लीजिए बेटा, लार्ज मास, ठीक है, अगर मास ज्यादा है, देखो ठीक है, अगर मास ज्यादा है, आप सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है बट मैं अभी आपको फॉर्मूले पे नहीं लेके जा रहा, बस ये ध्यान रखिएगा कि इनर्शिया जो होता है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास मतलब समझते हैं ना, अमाउंट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड, ठीक है, या अमाउंट ऑफ मैटर कंज्यूम्ड इन अ बॉडी, ठीक है, या कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, दैट इज नोन एज मास ऑफ द बॉडी। तो अगर बेटा किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं कि उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी का मास क्या है बेटा, कम है, तो फिर उस बॉडी का इनर्शिया भी कम होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर, अच्छा एक बात मुझे ये बताओ बेटा, इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर्स का। हमने कहा इनर्शिया को खत्म करने के लिए, इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है उसको खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर्स का। इसको आप ऐसे समझो बेटा कि अगर कोई स्टोन ये रखा हुआ था, कोई स्टोन, तो अगर ये स्टोन रुका हुआ है और इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है कि ये स्टोन रुका रहे, लेकिन अगर मुझे इनर्शिया की इस प्रॉपर्टी को खत्म करना है तो मुझे स्टोन को रेस्ट की कंडीशन से किस में लाना पड़ेगा, मोशन की कंडीशन में। और बेटा ये मोशन की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, फोर्स की वजह से। तो मतलब इनर्शिया को ओवरकम कौन करेगा, फोर्स करेगा। ये बात समझ में आई? जिस तरह से बेटा करंट होता है, करंट को रोकने वाला कौन है, रेजिस्टेंस। मैं आपको 10th में इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि करंट का सबसे बड़ा दुश्मन रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही इनर्शिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, फोर्स होता है। क्लियर हुआ? अब आप इस बात को ऐसे समझो बेटा कि मान लीजिए कि मेरे पास ये सिंपल एक नीडल है, ठीक है, नीडल सुई है मेरे पास, तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये भी रेस्ट में है और वहीं पे आपको ये एक एरोप्लेन दिख रहा है बेटा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एरोप्लेन रेस्ट की कंडीशन में है। आप इसको ये मत देखो कि अभी रनवे पे लैंड कर रहा है, वो मत सोचो, सॉरी टेक ऑफ कर रहा है, ये कुछ मत सोचो। आप ये मान लो कि अभी ये रनवे के ऊपर रेस्ट की कंडीशन में है एरोप्लेन भी, और वहीं पे बेटा एक ये मैंने नीडल ले रखी है जो कि सुई है, वो भी रेस्ट की कंडीशन में है। तो मुझे प्लीज बताइए दोनों में से मैं किसके ऊपर कम से कम फोर्स लगा के उसको मोशन में ला सकता हूँ, एरोप्लेन को कि नीडल को? सर नीडल को। सर नीडल। क्यों? क्योंकि नीडल के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सर क्योंकि मास कम है।
क्योंकि मास कम है, बिल्कुल सही। तो अगर आप देखो तो नीडल के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है बेटा वो कम है, और एरोप्लेन के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या चीज एक सीखते हैं उसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं बेटा। वो बात ये हुई कि अगर कभी किसी बॉडी का मास क्या है, कम है, तो इनर्शिया भी क्या होगा बेटा, कम होगा। और अगर इनर्शिया कम होगा बेटा तो फोर्स भी आपको कम लगाना पड़ेगा, है ना। तो कम फोर्स लगा के आप इस नीडल को क्या कर लेंगे, मूव करा लेंगे। लेकिन वहीं पे जिस बॉडी में मास ज्यादा है बेटा, तो उस बॉडी का इनर्शिया भी तो ज्यादा होगा। और इनर्शिया क्या है, ये इनर्शिया वही है जो इस एरोप्लेन को रेस्ट की कंडीशन में रखे रहने की कोशिश कर रहा होगा। और ये इनर्शिया इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि बेटा इस एरोप्लेन का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मास बहुत ज्यादा है और इनर्शिया भी ज्यादा है, तो बेटा मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना इस एरोप्लेन को उठाने के लिए या चलाने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये चीजें क्लियर हुई आपको सारी? चलो मैं एक बार फाइनली आपको क्रक्स बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बस ये बताया कि अगर मास जो है बेटा, तो वो बॉडी वो इनर्शिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर कभी बेटा मास ज्यादा है किसी बॉडी का, तो उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस बॉडी को मूव कराने के लिए बेटा आपको जो फोर्स लगाना है वो भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। अरे समझ में ये? ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास बेटा कम है और उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, फिर अपने आप कम हो जाएगा, तो उस बॉडी को मूव कराने के लिए आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। Am I clear to all of you? Yes, sir. Okay, तो पढ़ लेते हैं बेटा जल्दी से इस बात को कि an object with large mass has a large inertia। मेरे ख्याल मैंने आपको यही बात तो समझाई अभी, है ना, कि जिस ऑब्जेक्ट का बेटा मास ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और फिर क्या बोला जा रहा है, व्हेन अ लार्ज मास इज इन मोशन इट इज हार्ड टू स्टॉप इट। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक लार्ज मास की बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कराना जितना मुश्किल है, उतना ही अगर कोई मान के चलो कोई एरोप्लेन इतनी ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो क्या आप उस एरोप्लेन को अपने हाथ से रोक लोगे? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। मान लो उड़ते हुए एकदम से आ रहा है यार, उसको जब वो लैंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको लैंड करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वो बॉडी मूवमेंट में है। और उस बॉडी को अगर आप मूवमेंट में आप देखते हो तो उस बॉडी का इनर्शिया कहेगा कि एरोप्लेन तुम मूवमेंट में ही रहो, तुम रुकना नहीं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एरोप्लेन लैंड करे, तो अगर एरोप्लेन को लैंड कराना है तो हमें इनर्शिया के ऑपोजिट काम करना पड़ेगा, मतलब इनर्शिया के अगेंस्ट हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना उस बॉडी का मास ज्यादा है। क्लियर? ये एक एयरबस है 380 सॉरी। चलिए, सो उम्मीद करता हूँ कि अब क्लियर हो गया होगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ये मैं आपको 11th वाली क्लास समझा रहा था। 11th में आपको ये एग्जांपल मिलेगा। ये अब समझ नहीं आ रहा, अनुज बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। अनुज बेटा क्या दिक्कत हो रही है? देखो, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये रोटेशनल इनर्शिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बस एग्जांपल के थ्रू बात समझा रहा हूँ कि याद रखिएगा, जब ये लेडी जो आपको दिख रही है, ये लेडी क्या कर रही है कि इसने अपनी टांग को ज्यादा फैला रखा है, ठीक है। यानी कि इसमें जो एरिया आपको दिख रहा है वो इसने ज्यादा कर रखा है, ठीक है। तो जब ये ज्यादा एरिया के साथ करती है तो इसने अपने दोनों हाथ भी क्या कर रखे हैं, खोल रखे हैं। मतलब इस बंदी ने क्या कर रखा है, इसने अपना एरिया बढ़ा रखा है, ठीक है। इसने अपना एरिया क्या कर रखा है, बढ़ाने की कोशिश करी है। वहीं पे अगर आप ये इसकी बात करो तो इसने क्या कर रखा है, इसने अपने एरिया को कम करने की कोशिश करी है ना। एरिया कम करने का मतलब इसने अपने हाथ पैर पूरे बंद करके रखे हुए हैं, अगर आप देखो एक तरह से। तो हो क्या रहा है, याद रखिएगा, जैसे जब आप अपने एरिया को ज्यादा करोगे तो आपका जो इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया की बेटा बात हो रही है यहाँ पे। रोटेशनल का मतलब जो आपको स्पिन कराने में हेल्प करे। तो जो रोटेशनल इनर्शिया है बेटा, वो क्या हो जाएगा बताइए, वो ज्यादा होगा कि वो कम होगा? ज्यादा बेटा वो ज्यादा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रोटेशनल एरिया ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पर जरा देखिए एक बार, यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया कम है। तो अगर एरिया कम है तो यहाँ पे जो रोटेशनल इनर्शिया आपको दिख रहा है वो क्या है बेटा, कम, ठीक है। तो अगर हम एक तरह से बात करें तो ये वाली पर्सन जो है वो ज्यादा टाइम तक मूव कर सकती है, या फिर ये वाली पर्सन ज्यादा टाइम तक मूव कर सकती है, बताइए। डिपेंड करता है, हाई वाली। जी बिल्कुल हाई वाली। लेकिन ये भी बात डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए ऐसा होगा, ये भी तो होता है भाई। टाइम के ऊपर भी तो ये रोटेशंस इसके मूव वो क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। अब बस आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जब ये बंदी अपने एरिया को क्या कर लेगी,
जब ये अपने एरिया को बढ़ा लेगी तो उस टाइम पे जो इसके रोटेशंस होंगे बेटा वो क्या होंगे, वो कम होंगे। और जब यहाँ पर अगर हम बात करें अपने एरिया को कम कर लेगी तो इसके जो आपको स्पिनिंग दिख रही है ये स्पिनिंग और ज्यादा होगी। बस ये चीज है। हालांकि अब ये किस कंसेप्ट पे होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बस आप इतनी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूव करते हैं आगे। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा, बढ़ते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसपे हमने अभी बात भी करी थी थोड़ी देर पहले, बट क्योंकि मुझे लगा कि शायद इनर्शिया अभी तक हमने नहीं पढ़ा था तो इसलिए मुझे जरूरी लगा पहले वो पढ़ाना, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो जब आपने न्यूटन के पहले लॉ को पढ़ लिया तो न्यूटन के पहले लॉ ने सिर्फ ये बात करी कि यार इनर्शिया, ये तो निकला पूरे के पूरे न्यूटन के लॉ में, बताओ इनर्शिया तो पढ़ा आपने पूरा न्यूटन का लॉ, और क्या है न्यूटन का लॉ, कुछ नहीं है और इनर्शिया ही है। और इस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए फोर्स की बात कर दी गई, लेकिन वो कितना फोर्स होगा, वो कितना फोर्स होगा जो उस इनर्शिया को ओवरकम करने में जरूरी है, तो हमें उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी तो निकालना जरूरी है, बताइए। सिर्फ ये बात कह देना कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, चलिए समझ में आता है, ये क्रिटिकल कंसेप्ट हो गया, लेकिन किस स्पीड से घूमती है वो भी तो बताओगे, बताइए। तो न्यूटन का पहला लॉ इज जस्ट लाइक कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ बेटा रिवॉल्यूट कर रही है, ये न्यूटन का पहला लॉ होगा एक तरह से मान लीजिए। लेकिन अर्थ सन के चारों तरफ कितने मैग्नीट्यूड से घूम रही है, मैग्नीट्यूड की जब बात करते हो आप, जब आप एक क्वांटिटी की बात करते हो, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की बात करते हो, तो ऐसे टाइम पे फिर बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ सामने आता है। समझ में आया? न्यूटन का कौन सा लॉ सामने आता है? सेकंड वाला, जो कि किसको बताएगा, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन को बताएगा कि क्या आखिरकार मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो रहे हैं, वो न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ एक्चुअली में क्या है। देखिए, दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस ऑन द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कभी आप किसी बॉडी को मूवमेंट में लाना चाहते हैं तो फोर्स ही वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि बॉडी को मोशन में लाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये बात समझाई है पहली क्लास में भी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ क्या होगी, फोर्स होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है बेटा वो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोशन में आ ही जाए, समझ में आ रहा है, ये जरूरी नहीं है। मोशन अगर हो रही है तो फोर्स जरूर लगा होगा, ये बात बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और आप उसको फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी मूव कर ही जाए, वो बॉडी मोशन में आ ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। अगर हाथी चल रहा है तो हाथी चल रहा है तो हाथी के अंदर, एलिफेंट के अंदर मोशन अगर है तो कोई ना कोई फोर्स होगा, और वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स उसका मसलरी फोर्स है, जो उसकी मसल्स के थ्रू जो एनर्जी उसको मिल रही है वो उस एलिफेंट को चलाने में क्या हेल्प कर रही है। लेकिन अगर एलिफेंट खड़ा हुआ है और अगर आप उसको धक्का मार के चलाना चाहो तो आप नहीं चला पाओगे, बिकॉज उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा, और मास बहुत ज्यादा है तो मास की वजह से उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, और जब इनर्शिया ज्यादा है और अगर आप हाथी को चलाना चाहते हो तो आपको कम से कम वो फोर्स लगाना पड़ेगा जो उस इनर्शिया को ओवरकम कर दे। लेकिन अगर हम अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं तो बेटा वो इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप हाथी को एक क्रेन से खींचो तो बेटा हाथी मूव कर जाएगा, बिकॉज हाथी को चलाने के लिए उसके इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए जितना फोर्स चाहिए था वो क्रेन तो दे सकती है लेकिन हम नहीं दे सकते। आ रहा समझ में? यस Yes, sir. बेटा भूमिका क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप क्लास से लीव हो गए थे क्या? बोलो बेटा। अनुज आप भी लीव कर रहे हो, आ रहे हो, क्या हो रहा है? मैं तो जब से क्लास में ही हूँ। आप क्लास में हो? नहीं, मैंने तो यहाँ से आपको 2 बार अलाउ करा है, इवन मैंने अनुज को 3 बार अलाउ करा है। नहीं सर, मैंने तो एक बार भी लीव नहीं किया। अच्छा अनुज आपने बेटा, आपको भी मैंने 3 बार सर मैंने भी नहीं किया लीव एक बार भी। क्या हो रहा है? सर दो अनु एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर 2 अनुज है, 2 भूमिका है। हाँ 2 भूमिका जी, हाँ जी भूमिका शौकीन जी, आई गेस। सर दशमी। हाँ बेटा दशमी बताओ। सर आज से हमारे डाउट सेशन शुरू हो गए थे फिजिक्स के, तो फिर मैम बता रही है कि नेक्स्ट वीक से हमारे मॉक टेस्ट है। अच्छा तो फिर 13 मार्क्स की फिजिक्स है, तो फिर 3 मार्क्स के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और 10 मार्क्स की हमारी थ्योरी है। 3 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं और 10 मार्क्स के आपके
थ्योरी है। थ्योरी है, ओके ठीक है यस बेटा। सर। टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं बाबू, बताओ एक बार। सर 4 चैप्टर्स है, जिसमें से एक बायो 2 बायो के चैप्टर्स है। कौन कौन से? एक सेल है और एक टिश्यू है, एनिमल सेल तक। एक सेल है और एक टिश्यू है। नहीं, सेल और टिश्यू तो एक ही में आ गए ना टॉपिक। नो सर, अलग अलग है। आपके में अलग अलग है, चलो ठीक है कोई नहीं। सर एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स हैं ये। एनसीईआरटी में अलग अलग है, ठीक है सर ओके बेटा। टिश्यू में एनिमल सेल तक ही है। ठीक है, प्लांट सेल नहीं आ रही, एनिमल सेल तक आ रहा है, ठीक है। सर और एक फिजिक्स का मोशन है, ठीक है, और केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आई गेस वो तो हम पढ़ चुके हैं। यस सर। हाँ मतलब सर नेक्स्ट वीक से मॉक टेस्ट, मतलब वो पहले ट्रेनिंग हमें कराएंगे, पर वो 40 मार्क्स का वो देंगे हमें प्रैक्टिस के लिए। जी जी और एक असाइनमेंट भी दी है हमें समर ब्रेक की, फिजिक्स की पूरी, मतलब वो क्वेश्चन पेपर टाइप ही है। जी तो सर मैं आपको भेज दूं? ठीक है बेटा, आप भेज दो, लेकिन मैं सभी बच्चों से बस एक चीज ये कहना चाहूंगा। देखो अभी अनुज फिर से आया है कि अनुज हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम फॉर दिस मीटिंग। फिर से अनुज को ठीक है एडमिट करता हूँ, जबकि अनुज अपने साथी है। चलो खैर कोई नहीं। हाँ तो मैं बेटा सभी बच्चों से ये चीज कहना चाहूंगा, देखो कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो अभी पूरे रिदम में नहीं आए, मतलब क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको सिर्फ ये कर दूं कि जैसे बेटा आपके 4 टॉपिक्स आ रहे हैं तो मैं आपको फटाफट ये दो जो बायो के टॉपिक्स हैं वो बना के आपको दे दूं, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजों को, तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। सर वो और अगर दूसरा बेटा अनुज है। अनुज 2 है सर। यस सर, वो दूसरा अनुज है। कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। अगर अनुज बेटा जो दूसरे वाले भी अनुज है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल देना, ठीक है। चलो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे मेरी मजबूरी है कि मैं 9th क्लास में अगर आपको बेस नहीं दूंगा तो फिर आप जब 10th में आओगे ना तो फिर आपको चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो मेरा कहीं ना कहीं ये एक मजबूरी है मेरी कि मुझे आपको प्रॉपर्ली पढ़ाना है। अब जैसे मान लो आप कह रहे हो कि आपका 13th को एग्जाम है बेटा, आज अगर मैं बात करूं तो टुडे इज आई गेस 24th, है ना। इज 24th, आज मेरी भांजी का जन्मदिन भी है, तो ठीक है। तो 420 चलो तो 24th है तो बेटा 13th है, तो हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो हमें लगभग 6 दिन यहाँ मिल रहे हैं, प्लस 12 दिन आप और मान लो, तो टोटल वी हैव 18 डेज। 18 डेज के अंदर ऑफ कोर्स मैं आपका सेल तो पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और पूरी उम्मीद है कि मैं आपके टिश्यू तक भी शायद कुछ हद तक पहुंच जाऊं। लेकिन आप ये भी देखना बेटा कि इन 18 डेज के अंदर मेरी क्लासेस कितनी होने वाली वो भी तो मैटर करता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेरी क्लासेस हो पाएंगी तो 8 क्लासेस हो पाएंगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लासेस हैं। और इन 8 क्लासेस में मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी लगभग शायद 2-3 क्लासेस तो भी बेटा मोशन में ही जाएंगे आपकी, क्योंकि मोशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कराने हैं, है ना। उसके बाद 5 क्लासेस और अगर मुझे मिलेंगी तो शायद मैं सेल वाला जो टॉपिक आप कह रहे हो वो मैं उठा के आपको पढ़ा भी दूंगा। इवन मैं आपके एग्जाम से पहले सेल खत्म भी कर दूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी लगा तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, डोंट वरी। लेकिन बेटा फिर ये सब चीजें आती है कि जैसे आप बच्चों के असाइनमेंट्स होते हैं, या बच्चों के कुछ, जैसे भूमिका जो बेटा है हमारी, ठीक है, उसने भी कुछ पीपीटीज के बारे में बात करी थी कि सर ये पीपीटीज वगैरह स्कूल में पूछी जा रही है या बनानी है। तो बेटा ये सारे के सारे काम आप मेरे से एक बार सजेशन तो ले सकते हो, लेकिन आप बेटा कोशिश करिएगा मेरे ऊपर पूरी तरह से रिलाई मत करिएगा उस चीज के लिए, है ना। मतलब डिपेंडेंट मत होइएगा प्लीज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो वो आपको अपने हैंड पे भी काम करना पड़ेगा। इफ यू वांट एनी सजेशन देन यू कैन आस्क, ठीक है। बिल्कुल आपको सजेशंस जो है वो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा वो काम आपको अपने हैंड पे करना होगा, ठीक है दशमी। ओके सर। जी, बाकी हाँ सेल वाला जो टॉपिक है मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करूं। और कोई बच्चा है जिसका पेपर हो रहा हो, कुछ बताना चाहें आप लोग? बोलो बेटा। नहीं, ठीक है। देखो तो न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ते हैं। The time rate of the change of the momentum of a body is equal in the magnitude and direction to the force imposed on it. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में अगर कभी इंपॉर्टेंट है न्यूटन के लॉज में से, तो बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है तो वो कौन सा है? वो सेकंड लॉ है। बिकॉज सेकंड लॉ के अंदर स्टेटमेंट भी है, सेकंड लॉ के अंदर बेटा थ्योरी भी है, और सेकंड लॉ के अंदर आप कह सकते हो कि आपको मैथमेटिकल जो कुछ फॉर्मूले है उसको भी डिराइव करना पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पढ़ते हैं कि एक्चुअली में क्या है क्या रहा है। देखिए, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें बेटा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को बेटा भले आपको मोमेंटम m से लग रहा है,
लेकिन हम m से नहीं, बल्कि उसका फॉर्मूला किससे होता है, सिंबल किससे होता है, p से होता है, p फॉर पैरेट से। ये कुछ वैसे ही है जैसे आपने सुना होगा एक जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है बेटा, इस तरह का आपने बल्ब के अंदर एक फिलामेंट देखा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस तरह का अगर आपका कोई बल्ब है तो बल्ब के अंदर आपको ऐसा फिलामेंट होगा, तो ये फिलामेंट बेटा पता है किसका होता है, ये टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन भले T से हो लेकिन बेटा इसका सिंबल केमिस्ट्री में W होता है। तो कुछ वैसे ही है, जो मोमेंटम है, मोमेंटम भले m से स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिजिक्स में इसका सिंबल p माना गया है। तो वही बोला जा रहा है कि जो आपको p दिख रहा है, यानी कि जो आपको मोमेंटम दिख रहा है p, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी जो कि p है, is equal in both magnitude and direction to the force imposed on it। यानी कि ये किसके बराबर होता है बेटा, ये फोर्स के बराबर होता है, यानी कि p is equal to what, force applied। यही बेटा न्यूटन का क्या है, सेकंड लॉ, ठीक है। लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ बेटा F इक्वल्स टू ma है, लोग ये सोचते हैं, नहीं, ये न्यूटन का सेकंड लॉ बिल्कुल भी नहीं है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ का बेटा एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें ध्यान रखें। अब ये F इक्वल्स टू ma कैसे आया, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। फिलहाल आपने क्या सीखना है बेटा, एक बार फटाफट जरा लॉ को फिर से समझो। बोला जा रहा है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये पूरा का पूरा इतना जो आपको मैंने ये रेड कर दिया, ये किस बात को शो करेगा बेटा, ये शो करेगा p को, एंड इज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू द फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट। यानी कि ये जो p है ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये फोर्स के बराबर हो जाएगा। इस बात को बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। तो जो p आपको दिख रहा है ये फोर्स के बराबर है, आ गया समझ में। और अगर ये p जो मोमेंटम है ये फोर्स के बराबर है, तो यहाँ से आपको दो चीजें देखनी है, एक तो बेटा इक्वल, और एक क्या देखना है, सेम डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है, क्या ये स्टेटमेंट याद हो जाएगा, यस सर। कोई इशू नहीं है बेटा। बस आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि p इज इक्वल टू f, जहाँ पे p क्या है, p इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, और ये फोर्स क्या है, फोर्स इम्पोज्ड ऑन द सेम बॉडी बट इज इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, कुछ आगे बढ़ते हैं। ये जो p आप देख रहे हो बेटा, इस p की वैल्यू होती है m इंटू v, ठीक है, m इंटू v। अब आपसे आपके मन में आ रहा होगा सर ये मोमेंटम क्या चीज होती है, तो आप समझो बेटा, अगर कोई m मास का कोई बॉडी है, ठीक है, m मास की क्या है बेटा, m मास की अगर कोई बॉडी है, तो अगर m मास की बॉडी बेटा कल को अगर किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, ठीक है, किससे मूव करती है, किसी वेलोसिटी v से मूव करती है मान लीजिए, तो अगर ये m नाम की बॉडी या m मास की जो बॉडी है, ये अगर कभी किसी v वेलोसिटी से मूव करे, तो हम कह सकते हैं कि उस मूवमेंट के दौरान इस बॉडी में एक मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, और ये जो मोमेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। और ये p का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा p इक्वल्स टू mv, p इक्वल्स टू mv, यानी कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब आप देखो ये ब्लैक वाली लाइन पढ़ो, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, यानी कि p इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, mv होता है। आ रहा समझ में, बताइए, चीजें क्लियर है, ठीक है। आगे चले। अभी जब हम मोमेंटम की बेटा बात कर रहे थे, इस मोमेंटम की जब हमने बात करी तो हमने कहा ये p जो है वो f के बराबर है ना। किसकी आवाजें आ रही है, बंद करो प्लीज, जल्दी बात, म्यूट करो जल्दी। देखो ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है बेटा, ये फोर्स के बराबर होगा, यही न्यूटन का सेकंड लॉ बोला। लेकिन यहाँ पर बाबू एक बात और निकली, क्या निकली, कि मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर तो होगा, यानी कि इक्वल तो होगा। तो इक्वल होगा तो मतलब किसकी बात होगी बेटा, मैग्नीट्यूड की बात होगी, क्योंकि इक्वल होने का मतलब तो मैग्नीट्यूड होगा ना। और अगर हम बात करें कि इक्वल के साथ साथ हमने क्या बात करी थी बेटा, डायरेक्शन की भी बात करी थी कि डायरेक्शन भी सेम होना है। तो फिर मोमेंटम के बारे में आपने क्या चीज देखी कि आपको बेटा मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है मोमेंटम के केस में, और आपको डायरेक्शन भी दिख रही है। तो आप जानते हो बेटा कि फिजिक्स में अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों देखने को मिले, तो वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, वेक्टर, तो वेक्टर होता है। तो इसीलिए बेटा लिखा हुआ देखो कि मोमेंटम like velocity is a vector quantity having both magnitude and direction। मोमेंटम जो है बेटा वो वेलोसिटी की तरह ही, अच्छा याद है आपको वेलोसिटी भी वेक्टर था, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, s से स्पीड, s से स्केलर। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो स्पीड बेटा स्केलर थी, लेकिन वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी वेक्टर थी। तो v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर। तो क्योंकि बेटा आप खुद सोचो, देखो
जब हमने बात करी कि P इक्वल्स टू mv था बेटा, ध्यान से समझना, इसमें v जो है बेटा वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर v वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो इसमें आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो m है मास, मास तो बेटा पूरी बॉडी का हमेशा थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात बोलता है कि द मास कैन नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transformed from one form into another form। तो ये चीज होती है। तो बेटा जब हम इस p की बात कर रहे थे तो हमको पता है कि n से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि n तो यार एक ऐसी क्वांटिटी है जो ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है, छोड़ ही दो उसको, ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी में ही आएगी। और ये जो वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा मोमेंटम क्या हो गया, वेक्टर हो गया, बिकॉज मोमेंटम के फॉर्मूले में ही डायरेक्शन आ रही है, तो इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? सर तो मोमेंटम और वेलोसिटी सेम है? नहीं बेटा, मोमेंटम और वेलोसिटी सेम कैसे है? मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, बस मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। सेम क्यों हो जाएगा? सेम तो तब होगा ना जब आप वेलोसिटी में उस बॉडी के मास का भी प्रोडक्ट करें, ओके ठीक है। जब वेलोसिटी में उस बॉडी के मास का प्रोडक्ट कर देंगे तब वो क्या बनेगा, तब वो मोमेंटम बनेगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मोमेंटम लाइक वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बस। क्योंकि मोमेंटम है तो भी बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आ रही हैं, देखो ना लिखा हुआ है इम्पोज्ड ऑन इट, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। और वेलोसिटी भी आप पढ़ के आए हो, मैंने आपको समझाया है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, velocity is a vector quantity. So as velocity is a vector quantity, in the same way momentum is also a vector quantity, because momentum and velocity both are going to deal with magnitude as well as direction, ठीक है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी भी खत्म नहीं हुआ सेकेंड लॉ, कुछ और बातें हैं उनको जानते हैं। देखिए, a force applied to a body can change the magnitude of the momentum or its direction or both। अगर कभी आप, जैसे मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई एक साइकिल चला रहा है, कोई एक पर्सन, ठीक है, वो इस तरह से एक साइकिल चला रहा है और वो मूव कर रहा है साइकिल आगे की तरफ अगर जा रही है, मान लीजिए, तो अगर क्या हुआ कि यहाँ पर अनुज खड़ा था, अनुज का ये एकदम से पता नहीं, अनुज को समझ में आ गया कि ये मेरा वही दुश्मन है जिसने मेरे को एक बार परेशान किया था। अनुज एकदम से गया, एकदम से अनुज ने इसको धक्का मार दिया, ये बेचारा गिर गया पलट के, है ना। या फिर कह लीजिए कि ये जो सीधे पाथ में मूव कर रहा था, अब इसका पाथ जो है साइकिल का टेढ़ा मेढ़ा हो गया और इधर कहीं चला गया वो। तो मतलब क्या हुआ, आपने जैसे ही बेटा फोर्स लगाया तो आपने इस बॉडी के मूवमेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो नॉर्मल अगर स्पीड बेटा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये बच्चा साइकिल चला रहा था, तो इस जब अनुज ने इस बच्चे के ऊपर जब फोर्स लगाया, तो जब ये बच्चे का डिसबैलेंस हुआ साइकिल का, तो ऑफ कोर्स क्या ये 30 स्पीड 30 रहने वाली है? ऑफ कोर्स नहीं, ये मैग्नीट्यूड कम होगा। मान लीजिए कि वो स्पीड एकदम से 20 पे आ गई हो, क्योंकि अब वो ब्रेक लगाएगा ना साइकिल को संभालने के लिए, तो ऑफ कोर्स ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन वहीं पे आप कुछ ऐसा एग्जांपल अज्यूम करिए कि अभी भी देखो ये साइकिल चला रहा है ये बच्चा, ठीक है, और अगर ये बच्चा साइकिल चला रहा है और ये साइकिल ऐसे आगे की तरफ चला रहा था, बहुत हल्की हल्की चला रहा है, सिर्फ पैडल मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा, मान लो 5 kmph पे ये क्या कर रहा था बच्चा, साइकिल चला रहा था, ठीक है, आगे की तरफ। अनुज आया एकदम फिर से, अनुज बड़ा शैतान है, अनुज कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है। अनुज ने इसके पीछे की तरफ से इसको धक्का दिया, और जब धक्का दिया तो ये बेटा 5 की स्पीड में रहेगा या 5 से ऊपर हो जाएगी इसकी स्पीड? ऊपर हो जाएगी। 5 से कम की स्पीड। जी हाँ, तो जब ऊपर हो जाएगी तो बेटा देखो, दोनों आपके एग्जाम्पल आपके सामने, एक में स्पीड कम हो रही थी और एक में स्पीड बेटा क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात, स्पीड नहीं कहना चाहिए, सॉरी, वेलोसिटी कहना चाहिए, तो एक में वेलोसिटी कम है, एक में वेलोसिटी ज्यादा है। तो बेटा अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ ना कि फोर्स लगाने से मैंने मैग्नीट्यूड को चेंज किया। बताओ, कभी मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, कभी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, समझ में आ रहा है? और ये कैसे हुआ, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये तो बोलूंगा मैं। लेकिन अब आप देखो, जब अनुज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था ये वाले में, तो ये बंदा सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो गई। लेकिन इस वाले केस में, पहले वाले केस में क्या डायरेक्शन सेम है? बच्चा जाना चाहता था इस डायरेक्शन में, लेकिन साइकिल चली गई कुछ इस डायरेक्शन में, तो आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दी। तो समझ में आ रहा है? तो फोर्स के पास ये ताकत है कि वो क्या कर सकता है, वो बेटा मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही सकता है, साथ ही साथ में डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये बात समझ में आ सर रही है? वो वेलोसिटी थोड़ी ना रहेगी। हाँ, फिर वो वेलोसिटी नहीं रहेगी ऑफ कोर्स, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे तो फिर वेलोसिटी कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो वेलोसिटी नहीं है।
वेलोसिटी इज आप कह सकते हो कि एक प्रैक्टिकल टर्म नहीं होता, इसीलिए हम वेलोसिटी नहीं यूज करते। क्योंकि सर धक्का खा के तो फिर कहीं भी जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं वेलोसिटी टर्म इसलिए यूज कर रहा था बिकॉज ये पर्सन की इनिशियली जो डायरेक्शन थी वो मैंने फिक्स कर रखी थी इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। रोड के जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कुछ भी अगर आप बात कर लो, तो वेलोसिटी टर्म आ ही नहीं सकता यार, प्रैक्टिकल टर्म नहीं है वेलोसिटी, इसलिए प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल, सॉरी वेलोसिटी एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, स्पीड एक प्रैक्टिकल कांसेप्ट है, इसीलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, कभी भी वेलोसिटी नहीं बोलते, ठीक है, बिकॉज इनकी डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होती। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ये येलो वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े सर। चलो। न्यूटन सेकंड लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स। देखो खुद ही बोला जा रहा है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फिजिक्स के सभी लॉज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। क्यों? क्योंकि देखो फॉर अ बॉडी हुज मास m इज कांस्टेंट, आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, m हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट होगा। वेट तो चेंज हो सकता है, वेट कैन बी चेंज्ड, बिकॉज वेट क्यों चेंज हो जाएगा, बिकॉज जो g लगता है बेटा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ का, वो चेंज हो जाता है पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए वेट चेंज हो जाता है, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता। So it can be written in the form of F equals to ma। अब ये F equals to ma कैसे आया मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे डेरिवेट करके पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। Where F is force, A is acceleration। ये जो F equals to आप ma फॉर्मूला देख रहे हो ना बच्चों, इसमें F क्या है, फोर्स अप्लाइड, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और A क्या है, एक्सीलरेशन। जी हाँ, तो ये सारे के सारे आपको जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बेटा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन मास क्या है, मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है मास में और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फोर्स भी वेक्टर और एक्सीलरेशन भी वेक्टर। तो आज आपने बेटा चार ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा जो वेक्टर होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अभी आपने देखो फोर्स पढ़ा, फोर्स के साथ साथ एक आपने एक्सीलरेशन पढ़ा बेटा, एक आपने भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोमेंटम यानी कि p पढ़ाया था, और फिर मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाया था। तो ये f a p v जो आपको चार दिख रहे हैं ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, समझ में आ गया। जहाँ पे फोर्स की जो बेटा यूनिट होती है वो क्या होती है बताओ, वो न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। या फिर न्यूटन के अलावा अगर आप चाहते हैं तो एक और होती है, उसे कहते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर। ये सब याद रख लो क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक के अंदर, मोशन में न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने अभी दशमी को बात बोली है कि बेटा शायद 3 दिन में ये क्लास खत्म हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से हम चल रहे हैं हमें लगता नहीं कि 3 दिन ही हो सकता, 4 चली जाए, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स भी है बाबू, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। इफ इट इज पॉसिबल सो आई विल टेक योर क्लासेस ऑन संडे एज वेल, डोंट वरी। हाँ, तो न्यूटन होती है और दूसरी क्या हो सकती है, केजी पर मीटर स्क्वायर। बेटा एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब मैं एमकेएस वाली लिखूंगा क्योंकि एमकेएस में हमें न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना होता है। बेटा मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो केजी मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लो आपको लग रहा हो कि सर ये कैसे आया, तो देखो बेटा P इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, m इंटू वी। बताओ m की वैल्यू क्या, m की यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो देखो मीटर पर सेकेंड हो गया, तो पूरा क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड। अब क्लियर है? और वेलोसिटी की तो मैंने आपको बताई मीटर पर सेकेंड। तो ये सब इनकी क्या थी बेटा, ये सारी की सारी जो आप देख रहे हो ये इनकी यूनिट्स थे। So if a body has a net force acting on it, it is accelerated in accordance with the equation. वो हम बात करेंगे F equals to ma के according. Conversely, if a body is not accelerated, there is no net force acting on it. अभी क्या बातें हैं इन पे हम अगली स्लाइड में आराम से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, बताइए। यस सर। क्लियर है बेटा? ये 3 लॉस पे मेहनत कर लो, ये 3 लॉस पे मेहनत कर लो। यकीन मानो इन 3 लॉस में से आपको एक लॉ तो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, इट्स डैम श्योर, ठीक है, जरूर मिलेगा। और पूरे चांसेस किसके हैं मिलने के, सेकंड। बेटा दशमी आपकी एग्जाम है तो बेटा सेकंड वाला लॉ आप बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा दशमी, ठीक है। और जब सेकंड लॉ है ना, ये जितना मैंने आपको मैटर लिख रखा है बेटा सारा का सारा जाके उतार आना कॉपी में, ठीक है। अगर ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा रहता है, मैम की हिम्मत नहीं है कि आपसे पूछ ले कि कहाँ पढ़ते हो और कौन, मतलब कितना आपने ये कैसे पढ़ लिया, मैंने तो पढ़ाया भी नहीं इतना, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये लिख के चले आना, बोर्ड पे चले जाएंगे हम आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो तो आपकी बेटा ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हैं। कल मैं इसका प्रीमियर लगा दूंगा अगर आपको रिवीजन करना हो, ठीक है बेटा।
तो अब 9th के जितने बच्चे हैं आप सभी बेटा लीव कर सकते हो, क्योंकि अब ये 10th की क्लास स्टार्ट होने वाली है।